नमस्कार। कभी सोचा है कि कैसे कुछ शब्द सिर्फ कागज पर लिखे अल्फाज सीधे हमारे दिल में उतर जाते हैं? एक जादू सा लगता है ना? तो चलिए आज इसी जादू को थोड़ा करीब से समझते हैं। देखते हैं कि आखिर एक कविता बनती कैसे है। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़े, सबसे बुनियादी सवाल से। कविता है क्या? अब सुनने में तो ये सवाल बड़ा सीधा-साधा लगता है ना? पर यकीन मानिए, इसका जवाब उतना ही गहरा और दिलचस्प है। और सच कहूं तो इस सवाल को ना किसी एक परिभाषा में बांधना लगभग नामुमकिन है। देखिए, कविता कोई मैथ्स का फॉर्मूला तो है नहीं कि a+b=c हो गया। नहीं, इसका सीधा कनेक्शन, इसका ताल्लुक हमारी भावनाओं से है। और यही तो कविता की असली ताकत है कि वो हमारे मन को कभी तो एकदम सुकून देती है और कभी-कभी तो अंदर तक झकझोर कर रख देती है। ये एक ऐसी कला है जो हमारे अंदर छिपे एहसासों को, भावों को एक आवाज दे देती है। मशहूर लेखक होर्खे लुइस बोर्खेस ने क्या ही खूब बात कही है। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि कविता कहीं दूर नहीं, वो तो हमारे आसपास ही है, हर पल। बस हमें उसे महसूस करने की जरूरत है। तो चलिए इसी सोच के साथ इस सफर पर आगे बढ़ते हैं। तो सवाल उठता है, कविता की शुरुआत होती कहाँ से है? मतलब वो पहली चिंगारी कहाँ से आती है? इसकी जड़ में जो सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है, वो है एक कच्ची इंसानी भावना, जिसे हम कहते हैं संवेदना। हाँ, संवेदना। यही कविता का मूल है, उसका कोर है। ये वो गहरा एहसास है जो हमें इस दुनिया से, इसके सुख दुख से जोड़ता है। एक कहानी है ना कि जब डाकू रत्नाकर ने क्रॉंच पक्षी के जोड़े में से एक को मरते देखा तो उनके मन में जो करुणा जगी, जो संवेदना जगी, उसी ने उन्हें डाकू से महाकवि वाल्मीकि बना दिया। सोचिए, इतनी ताकत होती है संवेदना में। अच्छा, अगर हम कविता को एक कला माने तो जाहिर है कवि एक कलाकार हुआ। और हर कलाकार की तरह कवि के पास भी अपना एक टूल किट होता है ना? अपने औजारों का बक्सा। तो उस बक्से में सबसे पहला, सबसे बेसिक टूल कौन सा है? वो है शब्द। अंग्रेजी के मशहूर कवि W.H. ऑडन ने एक बड़ी अच्छी सलाह दी थी। उन्होंने कहा, शब्दों के साथ खेलो। और ये बात एकदम 100% सही है। कविता की दुनिया में अगर पहला कदम रखना है तो वो है शब्दों के साथ एक रिश्ता बनाना, उनके साथ खेलना। अरे जरा अपना बचपन याद कीजिए। हम सब ने तुकबंदी वाले खेल खेले हैं या माँ से लोरियां सुनी हैं, है ना? बस शब्दों का यही खेल, यही तुकबंदी अक्सर कविता लिखने की पहली सीढ़ी बन जाती है। तो ठीक है, एक बार जब कवि शब्दों के साथ खेलना सीख जाता है तो वो अपने टूल किट से अगला औजार निकालता है। और वो औजार है शब्दों से तस्वीरें बनाना। जी हाँ, एक ऐसी कला जिसे कहते हैं बिंब। बिंब मतलब शब्द चित्र। इसे ऐसे समझिए कि कवि शब्दों का इस्तेमाल पेंट ब्रश की तरह करता है और हमारे दिमाग की कैनवस पर एक तस्वीर बना देता है। एक ऐसी तस्वीर जो सिर्फ आंखों से नहीं दिखती, बल्कि हमारे पांचों इंद्रियों को, हमारे सेंसेस को जगा देती है। महान कवि सुमित्रानंदन पंत तो इसे चित्र भाषा कहते थे और इस पर बहुत जोर देते थे। तो ये बिंब कई तरह के होते हैं हमारी अलग अलग इंद्रियों के लिए। सबसे पहले है दृश्य बिंब, यानी विजुअल इमेजरी, जो हमारी आंखों से जुड़ा है। मिसाल के तौर पर सोचिए, कोई कवि लिखता है कि युद्ध में एक शेर शावक यानी शेर का बच्चा लड़ रहा था। ये सुनते ही हमारे मन में तुरंत वीरता की एक तस्वीर बन जाती है ना? फिर आता है श्रव्य बिंब, ऑडिटरी इमेजरी, जो हमारे कानों के लिए है, हमारे सुनने की शक्ति को छूता है। कल्पना कीजिए कोई लिखे, कानों में अब तक गूंजती हैं माँ की लोरियां। ये पढ़ते ही है ना, वो धुन, वो आवाज हमारे दिमाग में जैसे जिंदा हो जाती है। इसके बाद है घ्राण बिंब। ये हमारी नाक से, हमारी सूंघने की शक्ति से जुड़ा है। जैसे किसी कविता में युद्ध के मैदान से आती हुई दुर्गंध का जिक्र हो। अगर शब्द ताकतवर है ना, तो हमें वो गंध सच में महसूस होने लगती है। चौथा है स्वाद बिंब, जो हमारे टेस्ट से जुड़ा है। जैसे कोई कहे, दुश्मन के कड़वे बोल एक कड़वे घूंट की तरह पी लिए। अब देखिए, यहाँ शब्दों में ही स्वाद का अनुभव है। हम उस कड़वाहट को जैसे खुद महसूस कर पाते हैं। और आखिर में पांचवा है स्पर्श बिंब, यानी टच का एहसास। सोचिए, ऐसे शब्द जो गर्मी में ठंडी हवा के झोंके की तरह महसूस हों, रूह को छू जाए।
तो ये पांचों बिंब जब मिलते हैं ना, तो कविता को सचमुच में जिंदा कर देते हैं। चलिए अब टूल किट में से तीसरा औजार निकालते हैं, और ये है छंद। छंद मतलब कविता का अपना संगीत, उसकी अपनी एक लय, एक रिदम। असल में यही वो चीज है जो कविता को आम बोलचाल या प्रोज से अलग बनाती है। अब ये जो लय है ये मोटे तौर पर दो तरह की हो सकती है। एक तो हुई छंदयुक्त कविता, जिसमें लय, ताल, तुकबंदी इन सबके पक्के नियम होते हैं। और दूसरी होती है छंद मुक्त कविता, मतलब फ्री वर्स। अब इसमें बाहरी नियम तो नहीं होते, पर इसका मतलब ये नहीं कि इसमें लय नहीं होती। इसमें होती है एक भीतरी लय, जिसे कहते हैं अर्थ की लय। मतलब जहां शब्दों के भाव और विचार खुद ही अपना एक म्यूजिक, अपनी एक लय बना लेते हैं। तो हमने शब्दों की बात की, बिंब की बात की, छंद की भी बात कर ली। ये सब औजार हैं, लेकिन कोई भी औजार तब तक बेकार है जब तक उसे चलाने वाला कलाकार माहिर ना हो, है ना? यहीं पर आता है कविता का सबसे जरूरी हिस्सा, और वो है कवि की अपनी सोच, दुनिया को देखने का उसका अपना खास नजरिया। और इसी खास नजरिए को, इसी क्रिएटिव पावर को प्रतिभा कहा गया है। ये दुनिया को एक बिल्कुल नए ढंग से देखने और फिर उसे शब्दों में ढालने की एक नेचुरल एबिलिटी है। और जानते हैं सबसे अच्छी बात क्या है? माना जाता है कि ये प्रतिभा, ये टैलेंट हर इंसान में किसी न किसी रूप में होता है। बस जरूरत है उसे पहचानने की और उसे निखारने की। एक अच्छी कविता महान तब बनती है जब कवि के अपने एहसास, उसकी पर्सनल फीलिंग्स समाज के हालातों से जाकर जुड़ जाती हैं। ठीक वैसे ही जैसे हवा में खुशबू घुल जाती है और सबकी हो जाती है। निराला जी की कविता सरोज स्मृति को ही ले लीजिए, ये इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। उसमें उनका जो व्यक्तिगत दुख है वो पूरे समाज की पीड़ा की आवाज बन जाता है। तो चलिए अब तक हमने जो कुछ भी समझा उसे फटाफट से एक बार दोहरा लेते हैं। कविता की यात्रा शुरू होती है एक संवेदना से, एक एहसास से। फिर शब्द आते हैं उसे आकार देने, बिंब उसमें रंग भरते हैं, छंद उसे अपना संगीत देता है, और आखिर में कवि की प्रतिभा, उसकी अपनी दृष्टि उसे एक अनोखी, एक खास पहचान देती है। तो ये थी कहानी कि एक कविता कैसे बनती है। लेकिन ये कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये यहीं खत्म नहीं होती। असली सवाल तो ये है कि अगर ये क्रिएटिव स्पार्क, ये प्रतिभा हम सबके अंदर है, तो क्या हमने कभी अपनी उस चिंगारी को पहचानने की कोशिश की है? इस पर जरूर सोचिए।